हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा लेक्चर नंबर 11 ऑफ चैप्टर फर्स्ट। इस वीडियो में बच्चों हम गॉस लॉ जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसकी एप्लीकेशंस करेंगे। तो आप अगर इससे पहले वाली जो प्रीवियस वीडियो थी वो आप अगर नहीं देख कर आए हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, वहाँ से गॉस लॉ को समझिए, क्योंकि गॉस लॉ समझ लेंगे अच्छे से तभी आपको इसकी एप्लीकेशन समझ में आएंगी। तो मैंने उस प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है वो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दिया है, आप वहाँ से देख लीजिए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। इट्स पूजा शर्मा एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल पीएनसी स्टडी जोन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और पीएनसी स्टडी जोन फैमिली के मेंबर बनिए, ताकि फिजिक्स जैसे टफ लगने वाले सब्जेक्ट्स को बहुत ही ईजी और सिंपल वर्ड्स में आप पढ़ सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, जिसके बारे में हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग वीडियोस में पढ़ चुके हैं। फ्रॉम गॉस लॉ, जो हमारा गॉस लॉ है उसका यूज करके आप कूलम्ब्स लॉ डिड्यूस करोगे, यानी कि फाइनल एक्सप्रेशन आपका क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ। तो देखिए, गॉस लॉ की बात करेंगे तो गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई फ्लक्स क्या वैल्यू होती है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अब यहाँ पे हम बात करें इस चार्ज की, तो ये जो चार्ज होगा ये जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा और कोई दूसरा चार्ज जो इसे फील करेगा, वो पूरी कंडीशन कवर करने के लिए पहले हमें इस चार्ज को क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस से इनक्लोज करना पड़ेगा। तो देखिए, मान लीजिए ये है आपका चार्ज और इस गॉसियन सरफेस यानी कि सर्किल शेप का जो गॉसियन सरफेस है उससे आपने इसे क्लोज कर दिया है, और ये कोई दूसरा चार्ज है, मान लीजिए टेस्ट चार्ज, जो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसको फील करेगा। ये पॉइंट कोई मान लीजिए आप ए है, ओके। इस गॉसियन सरफेस की रेडियस आर है मान लो, ये सब हम एज्यूम कर लेते हैं। अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की, तो आप जो मन करे जहाँ मन करे ले सकते हो, आप ऐसे ले लीजिए, ऐसे ऐसे कहीं भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब परफेक्ट होंगी। तो आपने ये डायरेक्शन ये ले ली। अब आप सोच रहे होंगे बाहर की तरफ क्यों है, क्योंकि ये जो चार्ज हम एज्यूम करेंगे ये कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, तो ये कहीं भी ले लीजिए आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब बात करते हैं जो हमारा ये एरिया वेक्टर है इसकी क्या डायरेक्शन होगी। एरिया वेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया है कि जो भी हमारा सरफेस होता है उसके हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे हम अगर परपेंडिकुलर लेते हैं, मान लीजिए यही हमने एरिया वेक्टर वाला पोर्शन, ये कोई एरिया लिया हमने, एक स्मॉल एरिया, तो ये सरफेस ऐसे होगा, तो एरिया वेक्टर क्या होगा इसके, परपेंडिकुलर, तो इसकी डायरेक्शन भी जो है वो बिल्कुल ए की तरह इधर हो जाएगी। अब हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा ये डॉट है ये हटेगा तो क्या होगा, कॉस थीटा आएगा, डॉट प्रोडक्ट है, और थीटा किन के बीच का एंगल होता है, ई और डी ए का। आप यहाँ देख सकते हो ई और डी ए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। तो इंटीग्रेशन ई डी ए, क्योंकि कॉस 0 क्या हो जाता है, 1। अब यहाँ पे हम बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंप्लीट गॉसियन सरफेस में क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू सेम रहेगी। तो इसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन डी ए का मतलब जो हमारा गॉसियन सरफेस है उसका कंप्लीट एरिया। गॉसियन सरफेस हमारा सर्किल है, सर्किल का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, हमें इसकी जगह पुट कर देना है, तो ये हो गया ई 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब बात करें कूलम्ब्स लॉ की, तो कूलम्ब्स लॉ का जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर।
के अगर आप ना लेना चाहो तो आप सीधा यहाँ पे 4πε0 ले सकते हो। के की वैल्यू 1/4πε0 ही होती है। ये हमारा एक्सप्रेशन होता है। यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स। हमने तो अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। अब फोर्स की बात करें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, F = क्या होता है? QE। जो चार्ज फील करेगा इस फोर्स को, टेस्ट चार्ज, वो है, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है चार्ज, वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो Q0 है, ये फील कर रहा है उस फोर्स को, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दोनों की वैल्यूज़ रख देते हैं। तो F = क्या हो जाएगा? देखिए Q0, और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Q/4πε0r²। अगर आप देखें तो जो कूलम्ब्स लॉ का एक्सप्रेशन है वो ये आ चुका है। दो चार्जेस होते हैं Q1 Q2, एक टेस्ट चार्ज होता है, एक हमारा सोर्स चार्ज होता है। यहाँ पे भी एक टेस्ट चार्ज एक सोर्स चार्ज है, और नीचे का तो वो एज इट इज़ है आपका। तो ये हमारा गॉसेस लॉ से हम कूलम्ब्स लॉ को डिडक्ट कर चुके हैं। तो ये भी एक आपका अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, बट हाँ आने लायक है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, और फिर हम करेंगे गॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस। कर दूं मैं रफ? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप पोज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए एप्लीकेशंस की हम बात करें तो ये जो टॉपिक है एप्लीकेशंस वाला, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, आपका नीट है, आपका जेई है, उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस जो है वो आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो आप अच्छे से समझिएगा इन एप्लीकेशंस को, और किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, समझना है इस चीज़ को। तो देखिए करते हैं हम फर्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। फर्स्ट हम सबसे पहले लेंगे एक वायर के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। एक हमने वायर लिया है, इनफाइनाइट लेंथ का है, स्ट्रेट वायर है, चार्ज्ड है, यानी उसको चार्ज दिया जा चुका है, और उसके लिए हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए ये हमारा वायर है, और क्या कहा गया है कि इनफाइनाइट लेंथ का है, तो आप दोनों तरफ डैश लाइन से दिखा दीजिए। ये हमारा वायर हो गया, और इसके ऊपर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब हम पढ़ के आए हैं पहले कि जब भी किसी लेंथ के ऊपर, किसी वायर के ऊपर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है, जिसे आप क्या कहते हो? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक लाइन के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से, Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो मान लीजिए हमने पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया। अब एक चीज़, अकॉर्डिंग टू बुक चलें, पॉजिटिव चार्ज लेना है, बट आप ये मत सोचिएगा कि हम नेगेटिव चार्ज नहीं ले सकते। आप नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो, डेरिवेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। जब हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की तो आउटवर्ड होती है डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी, बस इतना सा डिफरेंस आएगा। ओके, तो ये हमारा वायर हो गया। अब सबसे पहले, क्योंकि हमें गॉसेस लॉ से ये कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, इसको इनक्लोज करना होगा। अब क्या हम क्राइटेरिया लगाएं, क्या हम ऐसी पॉइंट देखें जिससे कि हमें ये पता चले कि यहाँ पे कौन सा गॉसियन सरफेस लिया जाएगा? तो देखिए गॉसियन सरफेस पता लगाने के लिए आपको क्या करना है? आपको सिमेट्री बनानी है।
इस वायर के चारों तरफ एक ऐसी शेप बनाइए कि ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों तरीके से क्या हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए। तो हम यहाँ पे जो सिलेक्ट करते हैं वो क्या सिलेक्ट करते हैं, एक सिलेंडर। एक सिलेंडर हम ले लेते हैं और ये मान लीजिए हमारा सिलेंडर है, ठीक है। अब इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो r है, स्मॉल r, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इस वायर के लिए दैट इज E आउटवर्ड, ऐसे इधर और ऐसे ही इधर भी होगी। क्लियर। अब गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, E डॉट डी ए। ई मिल चुका है। डीए की बात करें यानी एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर के लिए आप देख सकते हो हमें 3 सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ये कर्व्ड पाथ, सेकंड और अगेन ये आपका नीचे का ये थर्ड। तो 3 सेक्शन है, तीनों में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन डिफरेंट होगी। देखते हैं। इस पॉइंट की बात करें, ये कर्व वाला, तो देखिए ये सरफेस ऐसे है, तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। इधर की बात करेंगे इधर हो जाएगी। इसकी बात करें, ये सरफेस ऐसे है, तो एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे। ये सरफेस ऐसे है तो एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो करते हैं, देखिए अब स्टार्ट डेरिवेशन। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, जो फॉर्मूला होता है हमारे फ्लक्स का। अब यहाँ पे फाई जो है वो टोटल फ्लक्स होगा पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पे गॉसियन सरफेस के 3 सेक्शंस दिख रहे हैं, तो फाई क्या हो जाएगा, तीनों का फ्लक्स जो होगा उनका सम। फाई1 की बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए फाई1 जो है हम इसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट सेक्शन, ये हमारा सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड। तो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे ही रहेगी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो दोनों के बीच देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, डीए और ई के बीच में। तो यहाँ पे जो आपका ई डॉट डी ए होता है उसमें डॉट हटा के क्या आता है, कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, कॉस 90 0। तो ये जो टर्म होगी ये पूरी हमारी 0 हो जाएगी। पहले हम लिख लेते हैं ये एंगल वाइज, फिर हम नेक्स्ट टर्म में करेंगे। सेकंड की बात करें तो देखिए सेकंड भी आपका 90 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर, तो ई डी ए कॉस 90। थर्ड की बात करें तो देखिए दोनों के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री का, तो ये हो गया कॉस 0। कॉस 90 0, कॉस 90 0, सिर्फ आपका ये बचेगा इंटीग्रेशन ई डी ए, कॉस 0 1 हो गया। अब बाय यूजिंग गॉस लॉ फाई की वैल्यू होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हम बात करें तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका आ जाएगा बाहर, क्योंकि गॉसियन सरफेस जो होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई। इंटीग्रेशन डी ए, कंप्लीट एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस हमारा सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है वो हम यहाँ रख देंगे, तो ई 2 पाई आर एल। ई निकालना है हमें, तो ई इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। अब Q जो है वो नहीं लेना हमें क्या लेना है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी लैम्डा, तो Q अपॉन एल। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है Q अपॉन एल, तो इसे रिप्लेस कर देते हैं लैम्डा से, तो क्या हो जाएगा, देखिए E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्यू अपॉन एल लैम्डा हो गया। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ओके, अब यहाँ से आप देखो ई और आर के बीच रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम ग्राफ बनाना चाहें इनके बीच में तो क्या होगा, देखिए ई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर। तो क्या होता है, जब भी दो क्वांटिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं ये ग्राफ बनता है, ये ई ये आर।
ओके, तो नोट कर लीजिए आप इसे। अब करते हैं सेकेंड एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट। इस बार हम एक प्लेन शीट लेंगे वायर की जगह। तो देखिए हेडिंग क्या होगी हमारी, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट। अब एक चीज़ इसमें आप ध्यान रखना कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमने ये तो बोल दिया इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट है, वो शीट कैसी है अगर कुछ नहीं लिखा है, सिंपली दैट इज नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग का मतलब है कि अगर आप उसे चार्ज देते हो, नॉन कंडक्टिंग, तो वो जो चार्ज है वो उसमें कंडक्ट ही नहीं होता। जहाँ पे आप चार्ज छोड़ दोगे वो वहीं पे स्टेबल हो जाएगा, मूव नहीं कर सकता चार्ज। तो इसीलिए इस पे जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम सरफेस पे, तो वो वहीं का वहीं रहता है। ठीक है, तो नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट। और प्लेन शीट से मतलब है वो एक सिंगल लेयर है। देखिए कैसे, मैं डायग्राम बताती हूँ आपको। मान लीजिए ये है हमारी एक प्लेन शीट, तो इस पे जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जैसे हम छोड़ेंगे वो वैसा ही रुक जाएगा। ठीक है, कंडक्ट नहीं होता है। अब इसके बारे में भी बोला गया है कि ये क्या है, इनफाइनाइट लेंथ की है। तो ये लीजिए, इसको भी दिखा दीजिए इनफाइनाइट लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें, अगेन पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा, ऐसे आउटवर्ड इधर और ऐसे ही आउटवर्ड इधर। अब फिर से हमें क्या करना है, गॉसियन सरफेस में इसको इनक्लोज्ड करना है। अब गॉसियन सरफेस कौन सा लेंगे, अब देखिए इसको हम कंप्लीट लेंथ में तो ले नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता कितना है। इन्फिनिटी तक ये जा रहा है और इन्फिनिटी तक ये जा रहा है, तो हम इसका कुछ पोर्शन ले लेंगे और उसे हम इनक्लोज्ड कर देंगे एक सिलेंडर के अंदर। ठीक है, और दूसरी चीज़, इस पे जो हमने ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट इस बार लेंथ पे नहीं, पूरे के पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसका मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या बोला जाता है इसको, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट स्टार्टिंग के जो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर थे उसमें ये हमने पढ़ा है, और इसको रिप्रेजेंट सिग्मा से किया जाता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। डायरेक्शंस की बात करते हैं तो ई इधर हो गया, ऐसे ई इधर हो जाएगा। एरिया वेक्टर की बात करें तो देखिए अगेन यहाँ पे आपके पास 3 सरफेस हैं, ये कर्व्ड वाला, अगेन ये। अगर हम इसे 1 नाम दें, इसे 2 और इसे 3rd नाम देते हैं, तो फिर अब इनकी जो एरिया वेक्टर है उनकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए ये सरफेस ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर, ये सरफेस ऐसे है परपेंडिकुलर इसके, ये कर्व्ड वाला सरफेस इस तरीके से है तो इसमें डीए ऐसे इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, अब फाई इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अब यहाँ पे जो हमारा फाई है वो लास्ट जो हमारा डेरिवेशन था बिल्कुल उसी की तरह इन तीनों ही जो सरफेस है या रीजन है इन तीनों का सम होगा। तो फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 ई डॉट डी ए होता है। सीधा हम एंगल्स लिखते हैं तो देखिए ए जो फर्स्ट वाला है इसमें देखिए डायरेक्शन क्या होगी, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, ये देखिए, और एरिया वेक्टर भी इधर है, तो एंगल हो गया 0 डिग्री। प्लस सेकंड की बात करें तो सेकंड ये है, इसमें भी दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ई डी ए कॉस थीटा कॉस 0। प्लस थर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंगल हमारा 90 डिग्री बन रहा है, ये ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे।
तो ये टर्म तो हमारी ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ हमारी ये दो टर्म्स बचेंगी। तो ई डी ए प्लस ई डी ए, ये दोनों बच जाएंगी। ई दोनों में कॉमन है, कॉमन से मतलब कांस्टेंट है, चेंज नहीं है इसकी वैल्यूज़ में। अब बात करते हैं डी ए की। क्या होगा? कंप्लीट एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हमने लिया है सिलेंड्रिकल शेप का, तो सिलेंडर का एरिया होता है 2πrl, बट यहाँ पे हमने लेंथ नहीं ली है, क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है चार्ज का वो लेंथ वाइज नहीं हुआ है, एरिया वाइज हुआ है। तो हम चलो रेडियस तो ले सकते हैं इस सिलेंडर की, ये रेडियस आर हो गई, लेकिन हमारे पास लेंथ नहीं है तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। लेकिन हमने डायरेक्टली जो देखे इसका एरिया ए माना है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है किस पे? कंप्लीट एरिया पे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? ई ही लिख देते हैं, एरिया ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे क्या हो गया? 2EA। अब हमें क्या करना है? फाई की वैल्यू फ्रॉम गॉस लॉ क्या होती है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E क्या होगा? यहाँ से देखिए Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों इसके अपॉन में आ गए। आप देख सकते हैं Q अपॉन A डायरेक्टली आपका सिग्मा बन रहा है, तो हम Q अपॉन A को क्या लिख दें? सिग्मा। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट। प्लेन शीट कैसी? नॉन कंडक्टिंग। अगर कंडक्टिंग होती तो स्पेशली लिखा हुआ आता कंडक्टिंग प्लेन शीट, नहीं लिख रहा दैट मीन्स नॉन कंडक्टिंग। और नॉन कंडक्टिंग में हमेशा ध्यान रखना, आप जहाँ पे चार्ज को छोड़ दोगे वो वहीं रुक जाएगा, वो मूव नहीं कर सकता अपने आप, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है। ओके, तो ये हम जो डेरिवेशन है ये कंप्लीट कर चुके हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए इसे भी। अब आप देख सकते हो दोनों जो ये टर्म्स हैं ये कांस्टेंट होगी, कोई भी शीट होगी उसका सिग्मा फिक्स्ड होगा और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट वैल्यू होती है। ओके, नोट कर लीजिए। अब जो हमारी थर्ड एप्लीकेशन है वो इसी का पार्ट है, यानी जो प्लेन शीट है वो हमने नॉन कंडक्टिंग ली है, अब लेंगे हम कंडक्टिंग प्लेन शीट। ओके, नोट कर लीजिए, इसको आप मैं रफ कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो इस बार हमारी हेडिंग होगी इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग प्लेन शीट। तो इस बार जो हमारी शीट होगी वो कैसी होगी? कंडक्टिंग। कंडक्टिंग मतलब अपने अंदर से चार्ज को कंडक्ट करने वाली। तो देखिए, जब ये अपने अंदर से चार्ज को कंडक्ट कर सकती है, ये नहीं आपका कोई भी हो, कंडक्टिंग अगर होगा, शीट हो, वायर हो, कोई सिलेंडर हो, ये जब कंडक्टिंग होंगे तो हमेशा ध्यान रखना आप जो इस पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे जितना भी चार्ज, वो सारा कलेक्ट हो जाता है सरफेस पे, क्योंकि कंडक्टिंग है, कंडक्ट करती है अपने अंदर से चार्ज को, तो वो सारा चार्ज कंडक्ट होता होता और जो कॉर्नर्स हैं, जो सरफेस है उस शीट का, उस पर क्या हो जाता है? कलेक्ट हो जाता है। इनफाइनाइट लॉन्ग है, लेंथ आगे आपकी एज इट इज़ है। अब बात करते हैं इसमें डायरेक्शंस की। तो देखिए, ये वाला जो सरफेस है पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर भी। अगर हम इसे ए नाम दें इस वाले फेस को और इस वाले को बी, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका E2 है तो ये भी E2 है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है तो ये इधर होगा और E1 ही इधर होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये डायरेक्शंस हो गई। अब एक चीज़ इस वाले डेरिवेशन में आप ध्यान रखना, जो इससे पहले हमने प्लेन शीट वाला करा था उसमें क्या था? चार्ज इस तरीके से था और ऐसे हमने क्या करा था? एक सिलेंडर से एनक्लोज करा था। अब यहाँ पे जो ये इतना पोर्शन है, ये वाला जो फेस है, ये अकेला उस नॉन कंडक्टिंग शीट का काम कर देगा, क्योंकि ये भी एक तरीके से क्या थी? एक सीक्वेंस में अरेंज थे सारे चार्जेस, एक
नॉन कंडक्टिंग शीट थी। ये कहने को तो कंडक्टिंग है, लेकिन जब ये इस तरीके से कलेक्ट हो जाएगी तब ये कंडक्ट नहीं करेगी चार्ज को, यानी कि नॉन कंडक्टिंग शीट का ही काम करेगी। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे एक नॉन कंडक्टिंग शीट एज्यूम करेंगे, इसे भी एक नॉन कंडक्टिंग शीट एज्यूम करेंगे, और इसको भी बिल्कुल ऐसे सिलेंडर से हम क्या करेंगे, इनक्लोज कर देंगे, और ऐसे इसको इनक्लोज कर देंगे। और सेम जो हमने लास्ट इसमें क्या बोलते हैं डेरिवेशन में किया था, वही चीज़ हमें करनी है। अब आप बीच में देख सकते हो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, बीच में तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो गया। इधर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन मानते हो तो देखिए दोनों की डायरेक्शन ऐड हो जाएंगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन इधर ही आ रही है। देखिए E2 भी इधर है, और ऐसे इधर बात करें तो E2 तो है, ये वाला जो E1 है ये भी इधर होगा। तो अगर उधर आप डायरेक्शन मानते हो तो भी दोनों को ऐड करना है, दोनों के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों फेस के कारण, इधर मानते हो तो भी आपको ऐड करना है। यानी यहाँ पे आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो वो आपका हो जाएगा E1 प्लस E2। बस आपको E1 E2 कैलकुलेट करना है, और उसे भी आप डायरेक्ट ले सकते हो, जो भी हमने लास्ट डेरिवेशन किया था। इस शीट को माना है, इस शीट को माना है, दोनों का जो था वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था, इसका भी होगा, इसका भी, दोनों को ऐड कर देना है। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फेस ए क्या होगा, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। निकाल चुके हैं हम इससे पहले वाले डेरिवेशन में। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फेस बी, E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2 क्या करना है, सिंपली E इज इक्वल टू दोनों की वैल्यू को आपको ऐड कर देना है, E1 और E2 की। क्या हो गया देखिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर, तो ये हमारा हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेन शीट, कैसी, कंडक्टिंग प्लेन शीट, उसके लिए है ये डेरिवेशन। ओके, तो नोट कर लीजिए इसको भी आप। अब करते हैं शीट का ही थर्ड एप्लीकेशन। जो शीट वाले जो ये एप्लीकेशन है उसकी आप ये समझ सकते हो थर्ड केस हो सकता है, या डायरेक्टली अलग से एप्लीकेशन भी आप मान सकते हो। ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो करते हैं अब हम फोर्थ एप्लीकेशन। ये थर्ड थी आपकी, या फिर आप थर्ड ना मान करके सेकंड का ही सेकंड पार्ट मान सकते हो। ओके, अब इस वाले डेरिवेशन में जो हम करने जा रहे हैं, शीट तो लेंगे हम, बट 2 शीट लेंगे। और दोनों शीट कैसी, एक दूसरे के पैरेलल। ड्यू टू पैरेलल कंडक्टिंग शीट, या प्लेन शीट भी बोल सकते हो। मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट शीट है, तो ये हमारी इसके पैरेलल में सेकंड शीट है। ये ए शीट, ये बी शीट, और दोनों ही कैसी हैं, कंडक्टिंग। इनका भी क्या हो जाएगा, चार्ज सरफेस पे कलेक्ट हो जाएगा, सरफेस पे रिसाइड हो जाएगा। आप ऐसे भी बता सकते हो इस चीज़ को, कलेक्ट या रिसाइड, जो भी आप समझो। ओके, अब इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, देखिए इसकी E1 और इधर E1, इसकी बात करें E2 और इधर E2। अब इस कंडीशन में जो ये हमारा पूरा सिस्टम है, इसकी जो हम एज्यूम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, वो आप ऐसे कर लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हो उस डायरेक्शन में। अब जो आप लेते हो उसके अकॉर्डिंग जो है डेरिवेशन थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन फाइनल एक्सप्रेशन आपका वही आना होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब इनका जो आप सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो दोनों का अलग अलग होगा। इसका सिग्मा 1 है, मान लीजिए इसका सिग्मा 2 है। दोनों पे अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जरूरी थोड़ी है सेम ही है। ओके, अब बात करते हैं डेरिवेशन की। देखिए आपको 3 रीज़न दिख रहे हैं। फर्स्ट दोनों के इस साइड, सेकंड इनके मिड में, और थर्ड इनके इस साइड। तो 3 रीज़न हो गई हमारे।
ठीक है, इन्हें मैं रोमन में ले लेती हूँ दोनों, सेकंड और ये वाला थर्ड। ठीक है, तीनों का अलग अलग हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए सबसे पहले हम लेते हैं रीजन फर्स्ट में। तो फर्स्ट में आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो E2 है, ये इधर जा रहा है, तो इधर भी E2 इधर होगा। इधर बात करें तो E2 की डायरेक्शन इधर है और E1 की भी इधर है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो देखिए इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, दोनों जुड़ेंगे, बट जो हमारी एज्यूमिंग डायरेक्शन थी उसके दोनों अपोजिट है, यानी दोनों नेगेटिव होंगे अपोजिट डायरेक्शन के कारण। तो आपका E फर्स्ट क्या हो जाएगा, E1 माइनस का और प्लस माइनस E2। अब E कितना होगा, एक कंडक्टिंग प्लेन शीट जब हमने अकेली ली थी जस्ट इससे पहले वाले डेरिवेशन में, तो कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया सिग्मा 1 अपॉन माइनस का 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस साइन सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व कर लीजिए, माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो गया। ओके, सेकंड की बात करते हैं। रीज़न सेकंड में आप देखिए इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस होंगे, लेकिन जो हमारी एज्यूमिंग डायरेक्शन थी उसकी और E1 में सिमिलरिटी है, E2 डिफरेंट है। इसका मतलब E1 पॉजिटिव लेना है और E2 नेगेटिव लेना है। तो हमारा हो जाएगा E सेकेंड इज इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 और E की डायरेक्शन सेम तो E1 पॉजिटिव, E2 की डायरेक्शन अपोजिट तो ये अपोजिट यानी नेगेटिव। E1 सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो आ गया कॉमन, आपका बचता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब थर्ड रीजन करते हैं इसका, करें, कर दूं मैं रफ, देखिए इसे। तो अब है रीजन थर्ड। थर्ड रीजन में अगर आप देखो तो देखो E1 E2 दोनों की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन सेम है, तो इस कंडीशन में ऐड तो होंगे ही, साथ में डायरेक्शन जो है सेम होने के कारण वैल्यूज भी पॉजिटिव होंगी। तो E थर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका E थर्ड हो गया थर्ड रीजन का। तो ये आपका जो शीट है उसके 3 डेरिवेशन बनते हैं, 3 पार्ट होते हैं शीट के, तो ये तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज़ ये। तो इसकी एक शेल वाली जो एप्लीकेशन है वो और बच रही है, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।